हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले समझने वाले उस टॉपिक का नाम है कॉस्ट शीट स्टेटमेंट। तो कॉस्ट शीट स्टेटमेंट को सीखने के लिए समझने के लिए मैंने एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा यहाँ पे एग्जांपल लिया है। समझो कि यहाँ पे मैंने एक बाइक बनाई है, एक बाइक, और इस बाइक का प्राइस है 1,20,000 रुपीज। इस बाइक का प्राइस कितना है? 1,20,000 रुपीज। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इस बाइक का प्राइस 1,20,000 ही क्यों है? 1,20,000 से ज्यादा क्यों नहीं है और 1,20,000 से कम क्यों नहीं है? क्या रीजन हो सकता है? कोई है जो बता सकता है? कोई नहीं। तो बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है मालूम है कि इस बाइक का प्राइस 1,20,000 ही कंपनी ने क्यों डिसाइड किया रहेगा? कि शायद इस कंपनी को बनाने का खर्चा 1 लाख रुपए लगा रहेगा, और इस 1 लाख रुपए में कंपनी ने अपना 20,000 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया रहेगा, और मार्केट में एक प्रोडक्ट को कितने में सेल करती रहेगी? 1,20,000 रुपीज में। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी को बनाने का खर्चा अगर ज्यादा लगेगा तो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा होगा। अगर कंपनी को बनाने का खर्चा अगर कम लगेगा तो उसके प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या होगा? कम होगा। ये मेन रीजन है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट या फिर उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो ये इस तरह डिसाइड होता है कि जिस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा अगर ज्यादा लगा तो जाहिर सी बात है इस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा, और जिस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा अगर कम लगेगा तो उसकी प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या होगा? कम होगा। तो जैसे कि अगर मैंने समझो कि इसी प्रोडक्ट का प्राइस समझो 1,20,000 हो गया, सॉरी 1,80,000। 1,80,000 का मतलब क्या हुआ कि इसी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे टोटल खर्चा लगा समझो 1,80,000। फिर कंपनी इसके अंदर क्या करेगी? अपना 20,000 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करेगी, और मार्केट में एक प्रोडक्ट को कितने में सेल करेगी? 2 लाख रुपीज में सेल करेगी। बराबर। तो यहाँ पे खर्चा बढ़ गया, इसलिए प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा बढ़ा तो प्राइस बढ़ेगा, खर्चा कम होगा तो प्राइस कम होगा। बट सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कंपनी को ऐसा कौन कौन सा खर्चा लगता है कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस इतना 1 लाख रुपया हो गया करके, या कंपनी को ऐसे कौन कौन से खर्चे लगते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको तोड़ के समझाया है कि प्रोडक्ट को बनाने के पीछे 1 लाख रुपए का जो खर्चा लगा है उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट में कंपनी प्रॉफिट ऐड करती है और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, जो बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि कंपनी का टोटल कॉस्ट डिसाइड कैसे होता है? मतलब टोटल खर्चा कैसे बनता है? तो कंपनी का टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट को लेके बनता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो इजीली आप लोग उस चीज को ट्रेस कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास समझो कि फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल फोन है, ये एक मोबाइल फोन है। तो इस मोबाइल फोन को देख के आपको ऐसा पता चलता है कि इस मोबाइल फोन में इन लोगों ने डिस्प्ले यूज किया रहेगा, स्पीकर यूज किया रहेगा, माइक यूज किया रहेगा, मदरबोर्ड यूज किया रहेगा, ब्लूटूथ यूज किया रहेगा, सॉफ्टवेयर यूज किया रहेगा। मतलब उस प्रोडक्ट को खोलने के बाद मतलब उसकी चित्रे चित्रे करने करने के बाद उसका पोस्टमार्टम करने के बाद आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल रहा है हाँ कंपनी ने ये कॉस्ट बेयर किया रहेगा, वो कॉस्ट बेयर किया रहेगा। तो जो खर्चे आपको दिखाई देते, नजरों के सामने आपको दिखाई देते, जिन खर्चों को आप लोग ट्रेस कर सकते हो, तो उस टाइप के खर्चे को बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो ट्रेसेबल नेचर का होता है, इसको आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो? ट्रेस कर सकते हो। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसको आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता, नॉट ट्रेसेबल। बट कहीं तो कहीं वो खर्चा हुआ लगा रहता है। जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल लिया मोबाइल फोन का, तो इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए इन लोगों ने फैक्ट्री का इस्तेमाल किया रहेगा। तो फैक्ट्री के अंदर दुनिया भर का खर्चा हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा? ऑफकोर्स हुआ रहेगा। तो उसी तरह इस मोबाइल का ऑर्डर लेने के लिए, उसका हिसाब किताब करने के लिए इन लोगों ने अलग से ऑफिस खोला रहेगा। तो उस ऑफिस में भी दुनिया भर का खर्चा लगा हुआ रहेगा नहीं कि नहीं रहेगा? ऑफकोर्स लगा हुआ रहेगा। उसी तरह इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन लोगों ने शोरूम लिया रहेगा, तो शोरूम में भी दुनिया भर का खर्चा हुआ रहेगा। तो वो सारे के सारे खर्चे को अगर आप लोग ऐड कर दोगे ना, तो आपको उस प्रोडक्ट का इनडायरेक्ट कॉस्ट मिल जाएगा, जो ट्रेसेबल नेचर का नहीं होता, लेकिन कहीं तो कहीं वो खर्चा उसके अंदर लगा हुआ रहता है। तो जो खर्चे आप लोग ट्रेस कर सकते हो, जो खर्चा आपको दिखाई देता है, वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट, और जिन खर्चों को आप लोग ट्रेस नहीं कर सकते हो वो होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो दोनों कॉस्ट को अगर आप लोग ऐड करोगे तो आपको प्रोडक्ट का कौन सा कॉस्ट मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है। बट डायरेक्ट कॉस्ट के भी कितने बच्चे? 3 बच्चे। और इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी 3 बच्चे हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट में पहले बच्चे का नाम क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि मोबाइल फोन अगर मुझे बनाना है तो मुझे
डिस्प्ले लगेगा, प्लास्टिक बॉडी लगेगी, स्पीकर लगेगा, माइक लगेगा, तो ये सारे के सारे उसके मटेरियल होंगे, मतलब समझो बिना मटेरियल के तो मैं इसके ऊपर काम ही नहीं कर सकता। फिर मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी, मतलब इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, जब तक मेरे पास इंजीनियर नहीं होगा मोबाइल फोन बना ही नहीं सकता। तो उस इंजीनियर को एक मोबाइल को बनाने के पीछे या फिर महीने भर में वो जितना भी मोबाइल फोन बनाएगा उसको हर महीना मुझे उसको कुछ तो कुछ पगार देना पड़ेगा। तो वो समझो आपका डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब आप समझो कि प्रोडक्ट को ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने उसकी पैकेजिंग एकदम अलग कर दी कि लोग देख के एकदम मतलब अट्रैक्ट हो जाए और मेरे प्रोडक्ट को परचेस कर ले। इसका अलग डिजाइन मैंने डिजाइन कर लिया, उसके पीछे मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। मतलब प्रोडक्ट को स्पेशल बनाने के पीछे आप लोग जो भी स्पेशल कॉस्ट बेयर करते हो उस कॉस्ट को आप लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप लोग ऐसा याद रखो बस। तो ये तीनों एक्सपेंस को अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो आपको आपके बिजनेस का कौन सा कॉस्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट में मैंने क्या लिख के दिया है, तो सबसे पहले बच्चे का नाम आता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होता है कि फैक्ट्री में लगने वाला जो भी खर्चा रहेगा वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंस, तो फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। फिर उसी तरह ऑफिस में कुछ खर्चा हुआ लगा हुआ रहेगा, वो ऑफिस ओवरहेड कहलाएगा। प्रोडक्ट को बेचने के पीछे आपने जो कुछ भी खर्चा किया रहेगा वो सेलिंग ओवरहेड कहलाएगा। ये सबको ऐड कर दो तो आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट मिल जाएगा। और इन सारे खर्चों को अगर एक साथ ऐड कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। फिर कंपनी इस टोटल कॉस्ट में अपना प्रॉफिट ऐड करती है और फिर मार्केट में इसको क्या करती है, सेल करती है। तो इसी चीज को इन डिटेल में जब एक कागज के टुकड़े के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया लिख के दिखाया जाता है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट स्टेटमेंट। तो कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि कंपनी समझो कि पूरे साल भर में 10,000 मोबाइल फोन बना रही है। तो 10,000 मोबाइल फोन को बनाने के पीछे डायरेक्ट मटेरियल कितना लग गया, डायरेक्ट लेबर कितना लग गया, कौन सा खर्चा कितना क्या लग गया, फिर उससे हम लोग को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। फिर वो 10,000 के ऊपर कंपनी का कितना प्रॉफिट है वो हमें क्वेश्चन में कुछ तो कुछ लिख के दिया रहेगा, वो हम लोग उसके अंदर ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो हम लोग ये चीज कॉस्ट शीट की मदद से हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है। तो अभी इन डिटेल में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, किस में क्या क्या है। ठीक है। इसको मिटा देता हूं फिर आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूं। ठीक है, तो मैं भी आपको फॉर्मेट बनाता हूं। तो लिखेंगे कॉस्ट शीट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको ईयर लिख के दिया है वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो 31 दिसंबर 2000 जो भी ईयर रहेगा वो फॉलो कर लेंगे। तो ये सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज रुपीज। ठीक है। तो कॉस्ट शीट को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि स्टॉक कितने टाइप का होता है, स्टॉक, तो आप लोग बोलेंगे सर स्टॉक तो दो टाइप का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। बरोबर। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि स्टॉक कितने टाइप का होता है तो आप लोगों का जवाब यही होगा कि सर एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। बरोबर। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। बेसिकली जो स्टॉक होता है ना वो तीन टाइप का होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है WIP और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। इसकी दो कैटेगरी आप लोग बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग होगा और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग होगा। WIP का ओपनिंग होगा, WIP का क्लोजिंग होगा, फिनिश गुड्स का ओपनिंग होगा और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग होगा। स्टॉक तीन टाइप का होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है WIP, तीसरा होता है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल,
तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, तो उस कच्चे माल का ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आधा काम हुआ है और आधा काम होना बाकी है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ। WIP को रॉ मटेरियल तो आपको समझता रहेगा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल फोन अगर हम लोग फैक्ट्री के अंदर बना रहे हैं तो उसकी प्लास्टिक बॉडी लगेगी, मदरबोर्ड लगेगा, आपको माइक लगेगा, स्पीकर लगेगा, जो कुछ भी उसके अंदर लगता है जो आपको मोबाइल फोन के दिखाई देता है उसका मटेरियल होगा। WIP का मतलब होता है कि आधा काम हुआ है और आधा काम होना बाकी है। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। और उस फैक्ट्री के अंदर टाइमिंग है सुबह 10 बजे आपको आना है और शाम को 6 बजे चले जाना है, ठीक है। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इंजीनियर है, मोबाइल इंजीनियर, जो सुबह 10 बजे आता है और पहला फोन बनाने के लिए लेता है, पहला फोन बनाने के लिए लेता है। तो समझो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक उसने उस फोन के ऊपर काम किया, फिर 11 से 12 उसने 2 घंटा काम किया, फिर 12 से 1 फिर उसने 3 घंटा काम किया, फिर 1 से 2 समझो कि लंच का टाइम हो गया, तो उसका तो काउंटिंग ही नहीं आएगा। फिर उसने क्या किया, फिर 2 से फिर 3, फिर उसके ऊपर 4 घंटा काम किया, और इस तरह एक फोन रेडी हो गया 3 बजे तक। वापस एक बार बोलो, मेरी जो फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री के अंदर सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक काम होता है। तो एक मोबाइल इंजीनियर है, जो मोबाइल इंजीनियर सुबह 10 बजे आता है, पहला फोन बनाने के लिए लेता है। तो 10 से 11 उसने 1 घंटा उसके ऊपर काम किया, 11 से 12 उसने 2 घंटा काम किया, फिर 12 से 1 3 घंटा काम किया, फिर 1 से 2 उसके खाने पीने का टाइम हो गया, तो उस टाइम पे उसका ब्रेक, फिर 2 से लेके 3 तक काम किया, 4 घंटे में एक मोबाइल फोन बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो अब मेरा जो इंजीनियर, मैं इसको बोल दूंगा तू घर पे चले जा करके, 3 बजे तूने पहला फोन बना दिया, लेकिन टाइमिंग क्या है, आपको सुबह 10 से लेके 6 बजे तक काम करना है। तो जैसे ही उसने 3 बजे उसका फोन बन के रेडी हो गया, फिर अब वो दूसरा फोन बनाने के लिए लेगा, ओके। तो दूसरा फोन अगर वो बनाने के लिए लेगा तो फिर वो 3 से 4 उसके ऊपर 1 घंटा काम करेगा, फिर 4 से 5 फिर 2 घंटा उसके ऊपर काम करेगा, फिर 5 से 6 समझो उसके ऊपर 3 घंटा काम करेगा। फिर उस मोबाइल फोन के ऊपर अब और एक घंटा काम होना बाकी है, लेकिन वो काम उधर ही छोड़ के चले जाए, क्योंकि सुबह 10 से लेके 6 बजे तक की फैक्ट्री ओपन है। तो उस दिन वो काम छोड़ के चला गया, फिर अगले दिन जब वो सुबह आएगा तो फिर 10 से लेके 11 बजे तक काम करेगा, 4 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा फोन रेडी हो जाएगा। तो हम लोग अगले दिन की बात नहीं कर रहे, उस दिन की बात कर रहे। तो उस दिन में उसने उस फोन के ऊपर सिर्फ 3 घंटा काम किया, और 3 घंटे के काम में समझो कि उसने 60% 70% उसने काम कर दिया। तो जो 60% 70% जो काम हो गया है ना, जो फोन आधा बना है और आधा बनना बाकी है, उसी को आप लोग बोल सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसका भी ओपनिंग होता है और उसका भी क्लोजिंग होता है, ठीक है। फिर उसी तरह लास्ट स्टॉक होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है सब कुछ फिनिश गुड्स है। तो जैसे ये मार्कर, ये फिनिश गुड्स है, ये व्हाइट बोर्ड जो फिनिश गुड्स है। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो कौन सा प्रोडक्ट सेल किया जाता है, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग अपन को लिख के लिया रहेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना, बाद में मैं इसको बताऊंगा इसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो फिलहाल माइंड में ये सेट करना कि स्टॉक 3 टाइप का होता है, एक रॉ मटेरियल, दूसरा WIP और तीसरा फिनिश गुड्स, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कॉस्ट शीट से। तो पहला, सबसे पहला रोमन फर्स्ट में लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट के पहले बच्चे का नाम है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल में कौन कौन सा खर्चा आएगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखो स्टॉक 3 टाइप का होता है। तो रॉ मटेरियल का जो भी ओपनिंग होगा, जो भी क्लोजिंग होगा, और रॉ मटेरियल का खर्चा आप लोगों को डायरेक्ट मटेरियल के अंदर शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कम पड़ा तो और खरीद के लाएंगे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिर आने जाने का जो खर्चा लगेगा जिसे कहेंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड के बाद फिर आता है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। फिर उसके बाद आ सकता है इंपोर्ट ड्यूटी। फिर आ सकता है डॉक चार्जेस। फिर आखिर में इसमें से आपको माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करने का पर्पज ये है कि मुझे पता चलेगा कि टोटल मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ। जैसे
जैसे ऐसा समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरा बर्थडे है और मैंने सोचा कि बर्थडे के टाइम पे लोगों को पाव भाजी की मैं पार्टी दूंगा, पाव भाजी की। ठीक है, तो मैंने सबको शाम को 8 बजे सबको बुलाया कि बर्थडे पार्टी है, सबको सबको आने का है। ठीक है, तो मैंने पहले से ही तैयारी करके रखा कि मैंने 200 पाव ऑलरेडी मंगा के रखा था पाव भाजी खाने के लिए। 200 पाव। और प्रोग्राम शुरू होता है समझो 8 बजे, तो 8 बजे से लेके 12 बजे तक प्रोग्राम चलते रहा चलता रहा चलते रहा चलते रहा, और आखिर में सबका पाव भाजी खाने के बाद आखिर में 30 पाव बच गए बस। आखिर में 30 पाव बचे। तो अब मुझे ये जानना है कि टोटल पाव कितना कंज्यूम हुआ, जो मेरे घर पे बर्थडे पार्टी था, और मुझे उसमें जानना है कि टोटल पाव कंज्यूम कितना हुआ। तो सिंपल है सर, क्या करना है, आपने टोटल कितना पाव लाया, 200। 200 में से कितना बच गया आपके पास, 30। तो इसका मतलब टोटल कंज्यूम कितना हुआ, 170। ओके, तो आखिर में जो आपके पास 30 पाव बच गया ना, ये 30 पाव आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। आपके पास जो लास्ट में 30 पाव बचा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, और जो 200 आपने परचेज करके लाया समझो ऐसा। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपको माइनस इसलिए करना पड़ता है ताकि हम लोग को पता चल सके कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। तो वही चीज हम लोग यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बस। तो जितना भी खर्चा रहेगा वो सारे के सारे खर्चों को इनर कॉलम में लिखने का आपको, और इनर इसमें से माइनस करना, जो चीज माइनस करेंगे उसको ब्रैकेट में हाईलाइट करेंगे, और सबको प्लस करके बाहर ले लेंगे। और इस तरह आपको डायरेक्ट मटेरियल का आंसर आ जाएगा। तो एक ही करके समझते क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको तो समझता ही है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल भी आपको समझता रहेगा। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि मटेरियल को मंगाने का खर्चा। तो मैं मटेरियल समझो किसी दूर जगह से मैं लेके आ रहा हूं, समझो कि मैं रहता हूं मुंबई में, ठीक है, और मुझे पता चला है कि सूरत में जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सस्ता मिलता है। तो जब मैं सूरत से रॉ मटेरियल मंगाऊंगा मुंबई में, तो क्या लगता है मैं गोद में उठा के लाऊंगा उसको, नहीं। ऑफ कोर्स मैं ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूंगा, तो उसको टेम्पो में लाऊंगा, ट्रक में लाऊंगा, रेल में लाऊंगा, जिसमें मुझे मन मर्जी जिसमें लाना मैं लेके आऊँ। तो वो जो आने जाने का खर्चा लगता है उसी को कहा जाता है कैरेज इनवर्ड। और कैरेज इनवर्ड का दूसरा नाम होता है फ्रेट इनवर्ड। दोनों का मतलब एक ही है, मटेरियल को मंगाने का खर्चा। ठीक है, फिर दूसरा होता है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को आप लोग समझ सकते हैं टोल नाका, समझो ऐसा कि जैसे कि मुंबई से जैसे कि सूरत से मैं मुंबई में कोई सामान मंगा रहा हूं, तो बीच में टोल नाका आएगा। तो जब कोई एक एरिया से दूसरे एरिया में गुड्स को डिलीवर किया जाता है, लेके जाया जाता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, लोकल बॉडी को, बीएमसी को समझो। तो जो लोकल बॉडी को जो हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है उसी को बोलते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो जब आप एक दूसरे से दूसरे इलाके में जाओगे तो उस गुड्स के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो कहलाता है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो ये मटेरियल को मैं मंगाऊंगा तभी तो मुझे खर्चा लगने वाला है, इसलिए वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर है। नेक्स्ट लिखा है इंपोर्ट ड्यूटी। मैं मटेरियल आउट ऑफ इंडिया से मंगा रहा हूं, चाइना से मंगा रहा हूं, जर्मनी से मंगा रहा हूं, जापान से मंगा रहा हूं, कहीं से भी मंगा रहा हूं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया से मंगा रहा हूं। तो आउट ऑफ इंडिया से जब कोई चीज आप लोग खरीद के लाओगे तो उस टाइम पे भी आपको उस मटेरियल के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो आपका कौन सा टैक्स कहलाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी। क्योंकि ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। ठीक है, तो वो हो गया इंपोर्ट ड्यूटी। फिर देन डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस का मतलब कुत्ते वाला चार्जेस नहीं, डॉक चार्जेस का मतलब होता है कि अगर आप शिप के थ्रू अगर कोई चीज लेके आ रहे हो, मटेरियल मंगा रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपको पोर्ट के ऊपर कुछ तो कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डॉक चार्जेस। तो वो जो आने जाने का खर्चा है समझो, वो इधर आ जाएगा। ये सबको प्लस किया, इसमें से माइनस कर दिया, आपको डायरेक्ट मटेरियल का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर बी नंबर पे हमारा आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर को आप लोग डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आता है, तो मैं बीकॉम के लेवल की बात करूं, ज्यादातर मैंने जो सम देखे हैं उसमें ये चार ही एग्जांपल आते हैं। वो चारों एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के देता हूं आपको। तो सबसे पहला आता है जैसे स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर। दूसरा आता है सेमी स्किल्ड लेबर। दूसरा आता है अनस्किल्ड लेबर। और चौथा आएगा समझो प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव
वेजेस, बस ये 4 एग्जांपल आपको याद रखना है। बट ज्यादातर एग्जाम में तो आपको सीधा सीधा डायरेक्ट लेबर आपको लिख के ही दिया रहेगा, डायरेक्ट वेजेस आपको लिख के ही दिया रहेगा। अभी ये होता क्या वो समझते हैं। तो स्किल्ड लेबर का मतलब होता है कि जो वर्कर मेरा फुल्ली स्किल्ड है, मतलब उसको हर काम आता है, हर काम। या फिर ऐसा समझो कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, और वो पढ़ा लिखने के बाद वो इंजीनियर बन गया, फिर मैंने इसको काम पे लगा दिया। तो फिर ऐसे पढ़े पढ़े लिखे इंसान को अगर आप कुछ पैसा पे करो तो वो समझो आपका स्किल्ड लेबर हो गया, जिसको सब कुछ मालूम है, टेक्निकल नॉलेज भी मालूम है, और काम कैसे करना है उसको वो चीज भी मालूम है। तो स्किल्ड है हर काम में, तो स्किल्ड लेबर को आप जो पैसा पे करोगे वो आपका डायरेक्ट वेजेस की कैटेगरी में आ जाएगा। सेमी स्किल्ड लेबर का मतलब पता है कि इसको थोड़ा बहुत पता है और थोड़ा बहुत नहीं पता है, मतलब आधा काम उसको आता है और आधा काम नहीं आता है। या फिर आप लोग ऐसा समझो कि उसको थोड़ा, मतलब उसको जितना पढ़ना चाहिए तो उतना उसने पढ़ा नहीं है, आधा पढ़ा और आधा पढ़ना बाकी है, तो वो आपका सेमी स्किल्ड लेबर के अंदर आ जाएगा। अनस्किल्ड लेबर का मतलब होता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है बट उसको भी मैं कुछ तो कुछ काम करने को उसको कुछ तो कुछ पैसा दे रहा हूँ, तो वो अनस्किल्ड लेबर हो गया। या फिर आप लोग समझो कि उसको कुछ भी नहीं आता है, बट छोटा मोटा उसको मैं कोई भी काम चिपका रहा हूँ कि ये झाड़ू मार दे, पोछा मार दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, या मशीन की क्लीनिंग कर दे करके ऐसा। फिर चौथा है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को बनाने के पीछे आपने जो लेबर को, वर्कर को जो पैसा पे किया रहेगा, वो आपका प्रोडक्टिव वेजेस हो जाएगा। तो ये चारों एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस कहलाएगा। ये सबको प्लस कर दो और बाहर लेके जाओ, तो इस तरह आपको डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक्सपेंस। मैं यहां पे लिख देता हूं। फिर नेक्स्ट एक्सपेंस आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला आएगा हायर ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट। उसके बाद आएगा स्पेशल डाइज, स्पेशल डाइज, स्पेशल डिजाइन, या डायरेक्ट पावर। और नेक्स्ट है रॉयल्टीज। बस ये एग्जाम्पल आपको इसके अंदर याद रखना, और इस तरह आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने यहाँ पे आपको 3 4 एग्जाम्पल लिख के दिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है हायर ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट। तो हायर ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मैं अपने फैक्ट्री के अंदर मोबाइल फोन बना रहा हूँ, मार्कर बना रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए समझो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं खरीद के लाऊं और उसको यूज करूं, तो मैंने क्या किया, कहीं से मैंने हायर कर लिया, मतलब भाड़े पे ले लिया। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने कहीं से इक्विपमेंट को हायर किया है, स्पेशल इक्विपमेंट को हायर किया, तो हर महीना मुझे इसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा, या फिर एवरी ईयर मुझे इसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं हायर ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। मतलब एक प्रोडक्ट को स्पेशल बनाने के लिए या प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप लोग जो कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा करते हो ना, एक्स्ट्रा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। स्पेशल डाइज। तो स्पेशल डाइज का मतलब होता है कि जैसे कि कोई मार्कर हम लोग बना रहे, तो जैसे अब ये मार्कर अगर आप लोग देखेंगे तो इस मार्कर को बनाने के लिए स्पेशल डाइज और स्पेशल कलर की जरूरत पड़ती है। तो ये स्पेशल डाइज, स्पेशल कलर इंडिया में नहीं मिलता, मैं बाहर गांव से मंगा रहा हूँ, और उसके पीछे मैं 2 पैसा खर्च कर रहा हूँ, ताकि उसके ऊपर स्ट्रक्चर अच्छा बन सके, डिजाइन अच्छा बन सके, देखने में भी लोगों को ज्यादा बेहतर लग सके। तो स्पेशल डाइज का मतलब होता है स्पेशल कलर यूज करो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। स्पेशल डिजाइन, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल डिजाइन बनवाया है किसी से, तो स्पेशल डिजाइन फ्री में थोड़ी कोई बना के देगा आपको, उसके लिए भी 2 पैसा पे करना पड़ेगा। रेगुलर आपने ये डिजाइन देखा, लेकिन आप लोग देखेंगे तो जैसे मोबाइल फोन की अगर मैं बात करूं, एवरी ईयर कैसे फोन का स्ट्रक्चर, मोबाइल डिजाइन विजाइन कैसे हर साल चेंज होता रहता है, तो उसके लिए वो लोग कड़ी मेहनत करते हैं कि कैसा डिजाइन होना चाहिए, उसके अंदर सारी की सारी चीजें कैसे प्रॉपर फिट होनी चाहिए, तो उसके ऊपर वो लोग रिसर्च करते हैं, तो उसके पीछे 2 पैसा खर्च होता है, तो वो आपका स्पेशल डिजाइन की कैटेगरी में आता है। डायरेक्ट पावर, बड़ी बड़ी मशीन को चलाने के लिए आपको डायरेक्ट पावर की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे घर पे एसी हम लोग यूज करते, तो उसके लिए अलग से हम लोग को इक्विपमेंट सेट करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए जो नॉर्मल वायर अगर हम लोग सेटअप करेंगे ना, तो फटाक से वो जल के राख हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को अलग से सेटअप करना पड़ेगा, अलग से 2.4 या 2.5, मतलब सॉरी
वो जाने दो। तो एसी को ओके, तो डायरेक्ट पावर, तो बड़ी बड़ी मशीन को चलाने के लिए हम लोग को स्पेशल पावर की जरूरत पड़ेगी, हॉर्स पावर की जरूरत पड़ेगी। तो आपका डायरेक्ट पावर हो गया, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फिर है रॉयल्टीज। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा ये है रॉयल्टीज। तो रॉयल्टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मैं किसी का नाम इस्तेमाल करके मैं सामने वाले के बिजनेस से दो पैसा कमा रहा हूँ। तो हर साल मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, हर साल मैं इसके ऊपर दो पैसा खर्च करूंगा, तो वो जो दो पैसा खर्च करूंगा वो मेरा रॉयल्टीज हो जाएगा। रॉयल्टीज। तो रॉयल्टी का मतलब आप लोग ऐसे समझो, ठीक है कि नहीं समझा? बता दो वापस और एक बार, देखो रॉयल्टीज का मतलब क्या होता है कि मैं किसी का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं किसी का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं और नाम इस्तेमाल करके दो पैसा कमा रहा हूं। तो जो मैं दो पैसा कमाऊंगा उसमें से एक पैसा सामने वाले को दूंगा और एक पैसा मैं खुद रखूंगा। उसी का बिजनेस है, उसी का नाम मैं यूज करके पैसा कमा रहा हूँ। तो ऐसी कोई चीज जिसका इस्तेमाल करके आप दो पैसा कमा रहे हो और उसमें से सामने वाले को एक पैसा अगर आप लोग पे करोगे उस बिजनेस से रिलेटेड, तो वो आपका क्या बन जाएगा, रॉयल्टीज बन जाएगा। मतलब आप उसको पैसा पे करोगे तो आपके लिए खर्चा है, तो वो सबको इधर प्लस करके इधर बाहर ले लो तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा उस आंसर को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे मेरे बिजनेस का पहला कॉस्ट मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर रोमन टू पे आएगा हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला क्या आएगा, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड आपके जो भी खर्चे रहेंगे वो सारे के सारे खर्चों को यहाँ पे हम लोग शामिल कर लेंगे। तो इसमें क्या क्या खर्चा आ सकता है, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, पावर एंड फ्यूल, कोल गैस एंड वाटर, फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री स्टेशनरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी, फिर उसके बाद में सुपरविजन चार्जेस। तो ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी भी लिख सकते हैं आप लोग। तो जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे रहेंगे वो सारे के सारे खर्चों को आपको यहाँ पे शामिल करना है। तो फैक्ट्री रेंट, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैंने फैक्ट्री पे भाड़े पे लिया, तो मुझे हर महीना हर साल उसका रेंट पे करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए खर्चा है। फैक्ट्री का मैंने इंश्योरेंस निकाल के रखा है, मेरे लिए खर्चा है। पावर एंड फ्यूल, बड़ी बड़ी मशीन को चलाने के लिए पावर और फ्यूल की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट पावर रहेगा तो इधर आएगा, जस्ट पावर लिख के दे तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस एंड वाटर मतलब बड़ी बड़ी मशीन को चलाने के लिए कोयले की भी जरूरत पड़ती है, गैस की भी जरूरत पड़ती है, पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या लगता है, फ्री में मिलने वाली नहीं, आपको इसके पीछे दो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ये भी आपके लिए खर्चा है, इसलिए इधर आ जाएगा। फिर वर्क्स मैनेजर सैलरी थी, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, तो ये भी आपके लिए खर्चा है। सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होता है मॉनिटर करता है कि वर्कर लोग सही ढंग से काम करे कि नहीं कर करे, तो वो जो खर्चा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, देन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये भी आपको लिख के दिया रहेगा, तो वो भी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट। तो ये सबको फैक्ट्री के खर्चे को सबको प्लस किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे,
ये प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करेंगे, नहीं सॉरी और एक आएगा इसके, वो भी इंक्लूड कर देता हूँ। फिर एंड में ये फैक्ट्री के जितने भी खर्चे लिख दिए वो लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो माइनस करके जो आंसर आएगा उसको बाहर ले लेंगे, बस हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ना स्टॉक 3 टाइप का होता है, तो पहला होता है मटेरियल, तो मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे आ गया, डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। फिर WIP वाला आधा काम हुआ है और आधा काम होना बाकी है, तो वो काम कहाँ पे होगा, ऑफकोर्स फैक्ट्री के अंदर होगा। तो इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कर देंगे, तो इस तरह आपको फैक्ट्री का खर्चा मिल जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, ये प्राइम कॉस्ट जो आपका है, इस प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री के जितने भी खर्चे आपने प्लस और माइनस का जो आंसर लेगा, और एक इसके अंदर और एक आता है माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, मतलब फैक्ट्री के अंदर से कोई भंगार की कोई चीज निकली है और आपने इसको बेचा और 2 पैसा कमाया, तो जिस वजह से आपका खर्चा कम हो जाएगा। तो सेल ऑफ स्क्रैप आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इसको ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट के साथ में, तो EF, तो मुझे मिलेगा वर्क कॉस्ट को आप लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। मतलब प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करूंगा तो मुझे कौन सा कॉस्ट मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। तो EFG। नेक्स्ट मेरा आ जाएगा ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा वो सब आ जाएगा, जैसे कि ऑफिस रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस के लाइटिंग का खर्चा, ऑफिस लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, देन जनरल एक्सपेंस, नेक्स्ट sundry एक्सपेंस, नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफिस वालों का, नेक्स्ट ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। तो जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे रहेंगे वो सारे के सारे खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे, ये सबको प्लस करके मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ऑफिस वाले सारे खर्चे लिख दिए। तो पहला मैंने क्या लिखा, ऑफिस का रेंट, मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैंने ऑफिस भाड़े पे लिया, तो हर महीना हर साल मुझे पे करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट में। नेक्स्ट है ऑफिस इंश्योरेंस, तो ऑफिस का मैंने इंश्योरेंस निकाल के रखा है कि कल को ऑफिस के अंदर अगर आग लग गया, कुछ भी समथिंग अगर हो गया तो मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो ऑफिस का इंश्योरेंस निकाल के रखा, तो वो भी मेरा ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। तो उसी तरह ऑफिस लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन कंप्यूटर, ये सबको एक साथ ऐड करोगे तो आपको आपका ऑफिस ओवरहेड मिल जाएगा। फिर क्या करना है आपको कि वर्क कॉस्ट के अंदर ऑफिस ओवरहेड प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा उस आंसर को बोला जाएगा FGH, उस आंसर को बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगा, F+G। ओके, तो इस तरह मेरा ऑफिस ओवरहेड आ गया। नेक्स्ट लास्ट ओवरहेड है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब आखिरी वाला जो स्टॉक बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो HI। अब प्लस करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि ऑफिस का खर्चा ऐड करने के बाद फिर हमारी प्रोडक्ट को बेचने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट बन के सब कुछ रेडी होगी, सारी खर्चे इसमें
ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला सब ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है और यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किया, ये आंसर है। तो उसके अंदर इसको आंसर को प्लस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स को बेचने के लायक बनाने का खर्चा कितना लगा। तो कैसे आएगा, एच प्लस आई। कभी कभी आंसर नेगेटिव आएगा, तो अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो आपको माइनस कर देना, जब मैं सम करूंगा तो आपको समझेगा। पॉजिटिव रहेगा तो प्लस करना, नेगेटिव रहेगा तो माइनस कर देना। एंड लास्ट एंड फाइनल जे के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को बेचने के पीछे आपने क्या क्या खर्चा किया। तो क्या खर्चा हो सकता है, तो सबसे पहला एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे, सेल्समैन को हायर करेंगे, तो सेल्समैन को हर साल मुझे सैलरी देना पड़ेगा, फिर सेल्समैन को कमीशन पे करेंगे, फिर फ्री सैंपल भी हम लोग को बांटना पड़ेगा, फ्री सैंपल, फिर एग्जीबिशन होगा, एग्जीबिशन, फिर ट्रेड फेयर, बिजनेस का मेला लगेगा, वहां पे हम लोग अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेंगे, फिर है फीस पेड टू ब्रांड एम्बेसडर, फिर उसके बाद में कैरेज आउटवर्ड, मतलब माल को बेचने का खर्चा, जैसे माल को मंगाने का खर्चा रहता तो उसी तरह माल को बेचने का खर्चा। फिर उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। बस, तो ये इतने सेलिंग से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे हैं वो सब इसके अंदर आ जाएगा, और पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसा। तो मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सबसे पहले लिखा है एडवर्टीजमेंट। तो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको टीवी पे ऐड देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पे ऐड देना पड़ेगा, होर्डिंग लगाना पड़ेगा, बैनर छापना पड़ेगा, तब जाके तो लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में भी इस टाइप का कोई प्रोडक्ट सेल होता है करके। तो एडवर्टीजमेंट आपके लिए सेलिंग वाला खर्चा है। नेक्स्ट है सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन क्या करेगा, लोगों के घर पे जा जाके, लोगों की कंपनी में जा जाके अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेगा, तो फ्री में थोड़ी बेचेगा, उसको हर महीना मुझे सैलरी देना पड़ेगा, तो भी मेरा सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट है सेल्समैन कमीशन। तो सेल्समैन को मैंने बोला मैं तेरे को सैलरी भी दूंगा, प्लस अगर तूने ज्यादा सेल किया तो मैं इसके ऊपर तेरे को कमीशन भी प्रोवाइड करूंगा, तो तू ज्यादा मेहनत कर, तो वो भी मेरे लिए सेलिंग से रिलेटेड खर्चा हो गया। फ्री सैंपल, मतलब मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अगर लोगों को बताना है कि हमारा भी प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का है, तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सैंपल बांटते हैं, ताकि इंसान यूज करे और उसको अच्छा लगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे जब उसको खरीदने का मन करे तो दुकान से जाके वो खरीद सकता है। तो फ्री सैंपल भी मेरा सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। फिर एग्जीबिशन में भी, एग्जीबिशन में क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट का वहां पे, मतलब प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो लोग देख देख के भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेस करने के बारे में सोचते हैं, तो वहां पे आप लोग एग्जीबिशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं आप लोग अपने प्रोडक्ट। ट्रेड फेयर भी वैसे ही है सेम, तो वो भी आपका सेलिंग से रिलेटेड खर्चा हो गया। फिर है फीस पेड टू ब्रांड एम्बेसडर। तो जैसे कि आप लोगों ने माउंटेन ड्यू का एड देखा रहेगा, तो उसमें माउंटेन ड्यू का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋतिक रोशन शायद। फिर उसी तरह आप लोगों ने केसरी का एड देखा रहेगा, तो इसमें अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, तो उन लोगों को भी कंपनी क्या करती है, फीस पे करती है, तो लोग का प्रोडक्ट को लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको जो पैसा पे करेंगे उसी को बोला जाता है फीस पेड टू ब्रांड एम्बेसडर। फिर उसके बाद कैरेज आउट ऑन माल को बेचने का खर्चा, फिर है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। तो डिलीवरी वैन जो लोगों के घर पे जा जाके हमारे प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी, तो उसका भी हर साल वैल्यू कम होता है, तो वो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन भी मेरा सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। तो ये सबको प्लस किया, बाहर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये सेलिंग ओवरहेड प्लस करूंगा, तो सेलिंग ओवरहेड प्लस करूंगा तो जो आंसर मुझे मिलेगा मैं इसको क्या बोलूंगा, टोटल कॉस्ट, एच जी एल। तो ये मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल बनाने का खर्चा इतना लगा, तो जे प्लस के, फिर इसमें एम करके मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा इसके अंदर, और फिर लास्ट में एन करके मुझे सेल्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट भी लिख के दिया रहेगा और सेल्स भी लिख के दिया रहेगा, या दोनों में से कोई एक लिख के दिया रहेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हम लोग उसका रिकॉर्ड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट में फिर आपको प्रॉफिट ऐड करना है, तो फाइनली आपको आपका सेल्स मिल जाएगा, बस।
तो इस तरह आपको कॉस्ट शीट अपने जहन में, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि किसके बाद क्या ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, किसके बाद फिर कौन सा खर्चा आएगा, फिर इसके बाद कौन सा खर्चा आएगा। मतलब कोई भी आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आपको ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहला डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को प्लस करेंगे प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करेंगे तो वर्क कॉस्ट आएगा। वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड प्लस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करेंगे तो आपको सीओजीएस मिलेगा। फिर सीओजीएस में सेलिंग ओवरहेड प्लस करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आएगा। फिर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपको सेल्स आ जाएगा। तो ये चीज आपको स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए, तब जाके आप लोग कॉस्ट शीट को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स के लिए इजीली ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें मेहनत क्या है कि आपको अच्छी तरह से इसको लर्न करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।